गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में काफ़ी स्टडी कर लिया। विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी वी हैव डिस्कस्ड। व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ लाइफ, व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट डेट्स. तो all these things we have already discussed in earlier lectures, and after that especially the lecture what I have dealt earlier on the life of William Wordsworth, especially in chronological order. तो जो हम लोगों ने डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ इकट्ठा की और आप लोगों से शेयर किया। साथ ही उनकी जो मास्टर पीस क्रिएशन है, स्पेशली जिसको हम रोमांटिक एज की श्रेष्ठतम रचना मानते हैं, जहाँ से रोमांटिसिज्म की शुरुआत होती है, तो हम लोगों ने लिरिकल बैलेट्स के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा और साथ ही प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ हम लोगों ने शेयर की एक दूसरे से। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस सीक्वेंस में जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया कि हम लोग अब इनकी जो एक मास्टर क्रिएशन है, एक प्रमुख रचना है, जिसके बारे में मैं पूरे लेक्चर के दौरान बार बार बात करता रहा हूँ, उस पोएम को स्टार्ट करने का वक्त हो गया है। दैट इज़ टिंटर्न एबी। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम? टिंटर्न एबी। इस पोएम का जो कंप्लीट टाइटल है डियर स्टूडेंट्स, वो कंप्लीट टाइटल हम आप लोगों को बता देते हैं। लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग ए टूर। ओके स्टूडेंट्स, इसका फुल टाइटल है, लेकिन बेसिकली फुल टाइटल कहीं पूछा नहीं जाता है, तो आप लोग इस पोएम को हमेशा टिंटर्न एबी के नाम से ही जानेंगे। लेकिन 1% के लिए आप लोग दिमाग में रखे रहिए कि इसका कंप्लीट टाइटल ये भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इस पोएम के बैकग्राउंड को हम लोग डिस्कस कर देते हैं, बिकॉज इट हैज़ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस स्पेशली इन द रेलिवेंस ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द पोएम। जैसे जैसे ये पोएम आगे बढ़ती है, तो जो भी चीज़ों का जिक्र होता है, वट एवर इज बींग डिस्कस्ड हियर, हाउ द प्रोसीडिंग ऑफ द पोएम विल जस्ट गो अहेड, तो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड वॉट इट्स बैकग्राउंड, what is behind this poem, how this poem took its matter. इस पोएम को, इस कविता का मूल तत्व प्राप्त कैसे होता है, कैसे विलियम वर्ड्सवर्थ को इंस्पिरेशन मिलती है इस पोएम को लिखने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा इस पोएम के बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों से जिक्र किया कि विलियम वर्ड्सवर्थ जब अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन पूरी करता है, वो ग्रेजुएट होता है, तो फ्रांस विजिट करता है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर में, हमने बताया था कि इन 1791 ही विजिटेड फ्रांस, और जब वो फ्रांस जाता है तो वहाँ रिपब्लिकन मूवमेंट चल रहा था, आज़ादी का एक आंदोलन चल रहा था, अनइक्वलिटी के खिलाफ, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी के लिए, समानता के लिए, समता के लिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी was tried to be restored there. एक लंबा आंदोलन चल रहा था, एक क्रांति चल रही थी, जिसमें जनता बहुत परेशान थी। अत्याचार और अनाचार के खिलाफ, राजशाही तानाशाही के खिलाफ, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस,
तो विलियम वर्ड्सवर्थ वहाँ की जो स्थिति को देखता है कि क्या आधुनिकता की ओर बढ़ता हुआ हमारा समाज इस मुहाने पर आके खड़ा हो जाएगा कि कमज़ोरों, लाचारों, वंचितों के लिए समाज में कोई जगह नहीं होगी। मीन्स ही वॉज वेरी मच एंक्शस अबाउट the gap in between higher class and lower class. He was anxious about the freedom of a man. वो लोगों की स्वतंत्रता के प्रति बहुत चिंतित हुआ। उसने देखा कि क्या समानता नहीं हो सकती हमारे समाज में, क्या क्या सब लोगों को अपने मन से अपने राष्ट्र में आचरण करने का अधिकार नहीं हो सकता है। बहुत पीड़ित हुआ वहाँ के रेवोल्यूशन को देख करके। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हाउ विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत प्रभावित हुआ उससे। और स्टूडेंट्स, जब वहाँ उसके पास पैसे ख़त्म हो गए, जब वो दोबारा इंग्लैंड लौट के आया 92 में, तो उसका मन इस भौतिकता से, इस दिखावे से, इस रक्त रंजित मानसिकता से, जो एक लोग अपने स्वार्थों के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, इतनी मानसिक अशांति में हमारी पीढ़ियां जी रही हैं, इतना परेशान था उसको देख करके कि जब इंग्लैंड लौटता है तो कहता है कि इस चिंताओं से भरी हुई दुनिया में यदि कहीं विश्राम का स्थल है, इफ देर इज ए प्लेस टू कंसोल एंड सोलैक आवर हर्ट फ्रॉम द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक अगोनी ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार में भौतिकता का दुख व्याप्त है, यदि इससे मुक्ति पानी है, कहीं विश्राम मिल सकता है इस आत्मा को, तो कहीं और नहीं बल्कि प्रकृति की गोद है। इसलिए वो अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन को विश्राम देने के लिए, डियर स्टूडेंट्स, अपनी बहन डोरोथी के साथ 1793 में टिंटन एबी नामक स्थान पर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग, मेरे ख्याल से आपके समझ में आ रहा होगा कि वो 1793 में जबकि वो लौटा है फ्रांस से, फ्रांस की क्रांति को अपनी आंखों से देख करके लौटा है, उसका मन बहुत अशांत था। बड़ी अस्थिर मानसिक स्थिति में विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि अब मुझे जो मैंने देखा है, अगर मेरी अंतरात्मा में जो पीड़ा है उसको समाप्त करने का एक ही माध्यम है कि मैं प्रकृति की गोद में चला जाऊं, उन झीलों में, उन झरनों में, उन पहाड़ियों में, उन घाटियों में, उन नदियों के किनारे, उन जंगलों में, उन चिड़ियों के गीतों में शायद मेरी अंतरात्मा को शांति मिल सके। इसलिए वो अपनी बहन डोरोथी के साथ 1793 में टिंटन एबी नामक स्थान को विजिट करता है, उस स्थान पर चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली टिंटन एबी एक मठ है। मठ शायद आप लोग जानते होंगे। मठ का मतलब होता है कि जहाँ जो प्रीस्ट होते हैं, जो सेंट्स होते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, माने जो संतों का मठ होता है, श्राइन जिसको आप बोल सकते हैं, श्राइन ऑफ प्रीस्ट, संतों का मठ, संतों का आश्रम। तो ये पहले के टाइम में एक संतों का आश्रम हुआ करता था। हालांकि अब जो है ये खंडहर हो चुका है। इट हैज़ मीन्स नो ग्लोरी ऑफ दैट टाइम। इसकी पहले जैसी इसकी ग्लोरी नहीं है। एक पूरी तरीके से उजड़ा हुआ है, ये खंडहर हो चुका है, लेकिन लोगों की आस्था आज भी इस स्थान से जुड़ी हुई है। तो तमाम लोग इस स्थान पर विज़िट करने के लिए जाते हैं, और विशेष करके ये प्राकृतिक दृष्टि से बड़ा समृद्ध है। ये इंग्लैंड की जो सबसे प्रसिद्ध नदी है वाई रिवर, वाई। ओके स्टूडेंट्स, कौन सी रिवर है?
वाई, WYE, वाई रिवर है। तो वाई नदी के तट पर यह बसा हुआ है टिंटन एबी नामक स्थान, जो कभी मठ हुआ करता था। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ जाता है, किसके साथ जाता है? अपनी बहन डोरोथी के साथ। किसके साथ जाता है? अपनी बहन डोरोथी के साथ जाता है। और वहाँ पर अभी विलियम वर्ड्सवर्थ की उम्र मात्र 23 साल है, 23, तो अभी वो मेच्योरिटी की एज नहीं है। अपने सिस्टर के साथ वहाँ जाता है और उन प्रकृति के दृश्यों को, उन झीलों को, उन झरनों को, उन घाटियों को देखता है जो उसकी आत्मा को बहुत प्रसन्न कर रहे हैं। वो हिरन के बच्चों की तरह उछलता कूदता है, दौड़ता है, पानी के साथ खेलता है। उसके बाद जब उसका अंतःकरण थोड़ा सा शांति को प्राप्त कर लेता है तो वो लौटता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद वहाँ से लौटने के पश्चात फिर दोबारा विलियम वर्ड्सवर्थ 5 वर्ष बाद वहाँ पुनः जाता है। कितने वर्ष बाद जाता है? आफ्टर 5 ईयर्स। ये जितने पॉइंट्स आप लोगों को बता रहे हैं, इनको सबको आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। पहली बार टिंटन एबी विजिट करने के लिए वर्ड्सवर्थ कब गया था? यस स्टूडेंट्स, 1793 में। उसके बाद ठीक 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, जुलाई 13, 1798, लगभग 5 वर्ष बाद 13 जुलाई 1798 को विलियम वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड दिस प्लेस एंड दिस टाइम he has the same company, means who is with him? डोरोथी is there. इस बार भी उनके साथ कौन है? डोरोथी है, उनकी सिस्टर। हमेशा, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से जिक्र किया था कि डोरोथी हमेशा उनके साथ रहती थी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बार 5 वर्ष बाद वो जब जाता है तो यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिखाया यही, जो 5 वर्ष बाद जाता है, विजिट करता है, और विजिट करने के बाद जब वहाँ से लौटता है विजिट करके, तब वो इस रचना को लिखता है, लाइन्स कंपोज्ड फ्यू माइल्स एबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग, दोबारा मिलने पर, द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग ए टूर, जुलाई 13, 1789। ओके 1798। ओके स्टूडेंट्स, फिर से आपको शॉर्ट में बता देते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी, जो कि एक श्राइन है, जो कि एक मठ है, वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों में अपने मन की शांति को खोजने के लिए जाता है 1798 में। लेकिन वो इस बार से 5 वर्ष पहले, मैंने 1798 से 5 वर्ष पहले एक बार वहाँ विजिट कर चुका है, वहाँ जा चुका है, वहाँ के प्राकृतिक आनंद को ले चुका है। कब? 1793 में। तो पहली बार टिंटन एबी विलियम वर्ड्सवर्थ कब गया था? 1793 में। और दोबारा कब वो विजिट करता है? 1798 में। ओके स्टूडेंट्स, और जब दोबारा ये विजिट करता है तो जिस तरीके का अनुभव प्रकृति की गोद में उसको हुआ था, what kind of feelings were there in the heart of William Wordsworth, what he felt there, and what differences he has found in his vision about the nature in between this time interval, this gap of time of 5 years. So he has started expressing all those things in the form of poem in Tintern Abbey. Okay students, means प्रकृति के दृश्यों को देख करके, प्रकृति की गोद में जिस प्रकार के एहसास उसको होते हैं, जो भावनाएं उसके हृदय में आती हैं, वो उनको एक्सप्रेस करना स्टार्ट करता है इस पोयम में, जिसका क्या नाम है? टिंटन एबी। विशेष करके वो ये दिखाता है कि कितना सारा चेंज उसके विजन में आया है। आई मीन टू से कि आज के 5 साल पहले वो प्रकृति को किस रूप में देख रहा था, उसकी प्रकृति के बारे में क्या सोच थी, what kind of vision he has about nature 5 years earlier, and what kind of vision he has just now.
5 वर्ष पहले वो प्रकृति को किस रूप में देखता था, और आज जबकि वो मैच्योर हो चुका है, उस वक्त प्रकृति के बारे में उसके दृष्टिकोण कितने बदल चुके हैं, उसका जिक्र वो करना स्टार्ट करता है इस पोयम में, जिसका नाम है टिंटन एबी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे। हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ सेज 5 years have passed. As you know, I have told you that after 5 years, William Wordsworth is revisiting here. 5 वर्ष बाद विलियम वर्ड्सवर्थ दोबारा आया है, तो वो कहता है कि 5 years have passed. कहता 5 वर्ष बीत चुका है. It means earlier 5 years earlier before I have visited this place, and after 5 years we are again here. He is addressing his sister Dorothy. वो अपनी बहन को संबोधित करते हुए कहता है कि देखो 5 वर्ष बीत चुका है, आज से 5 साल पहले हम लोग आए थे. 5 years have passed means when we have visited in 1793, so at that time our vision about nature was different. प्रकृति के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण था, जो देखने का नजरिया था, आज उसमें भी परिवर्तन हो चुका है. क्यों? क्योंकि 5 years have passed, क्योंकि 5 वर्ष गुजर चुका है. 5 summers with the length of 5 long winters. और जैसा कि आप जानते हैं कि एक वर्ष में एक ऋतु एक बार आती है, तो यदि 5 वर्ष गुजर चुके हैं तो 5 सर्दियां गुजरी होंगी, 5 बसंत गुजरे होंगे, 5 गर्मियां गुजरी होंगी, 5 बारिशें गुजरी होंगी. तो उसी चीज को ही एक्सप्रेसिंग दैट 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters. He is telling that we have lived 5 winters. We have survived these 5 years in 5 summers and long time of winter season. जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड में जो सर्दियों का समय होता है वो ज़्यादा रहता है, वहाँ गर्मी कम होती है, इसलिए विंटर के पहले 5 लॉन्ग विंटर्स लंबे समय तक चलती है, इसलिए सर्दियों के पहले वर्ड्सवर्थ ने लॉन्ग वर्ड का प्रयोग किया है. ही हैज यूज्ड लॉन्ग वर्ड. ओके स्टूडेंट्स, तो ही इज टेलिंग कि 5 years हैव पास्ड, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these waters. And here students, Wordsworth is telling that again after 5 years I am here in the Stinton Abbey. स्टिंटन एबी नामक स्थान पर मेरा पुनः आगमन हुआ है, और आज मैं फिर से अगेन आई हियर दीज वाटर्स, मुझे फिर से वो लहरें सुनाई पड़ रही हैं. अगेन आई हियर दीज वाटर्स. वाटर मीन्स द वेव्स ऑफ द वाटर, पानी की लहरें. डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा, जब वाटर कहीं लिखा हो तो वाटर का मतलब होता है पानी, जो कि मटेरियल है. और आप जानते हैं कि मटेरियल नाउन
मटेरियल नाउन क्या होता है? तो वाटर का मतलब पानी, लेकिन इसी वाटर में यदि वाटर से लिख दिया जाता है तो इसका मतलब होता है पानी की लहरें। तो ही इज टेलिंग कि अगेन आई हियर दीज वाटर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कभी जलाशयों के समीप जाने का अवसर मिले, जैसे समुद्र के पास, झीलों के पास, झरनों के पास, नदियों के पास, तो जहां पानी गिरता है या उसकी लहरें चलती हैं तेज, तो उन लहरों से एक आवाज सी आती है, कलकल की आवाज आती है। या आप लोग न गए हों, कभी ना अवसर मिला हो, तो वैसे अगर खेत ओत में पानी लगा हुआ हो, सिंचाई हो रही हो, तो जहाँ पानी जाता रहता है जिस मार्ग से, तो आप देखिए तो उस पानी से आवाज़ें आती हैं, कलकल की आवाज़ें आती हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ वर्शिपर ऑफ नेचर, ही इज लिसनिंग the sound of the waves of the water. Again I hear these waters. मुझे जल की कलकल बहती हुई लहरें सुनाई पड़ रही हैं, and rolling from their mountain springs. और वो जल जो कहाँ से आ रहा है? पहाड़ियों से ढनकता हुआ नीचे की ओर, झरनों से गिरता हुआ नीचे की ओर चला आ रहा है। वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग दैट आई एम लिसनिंग द गर्गलिंग साउंड ऑफ द स्प्रिंग्स जस्ट रोलिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स एंड हिल्स। मुझे उन झरनों की, जो कि पहाड़ियों से नीचे की ओर उतरते हुए चले आ रहे हैं, मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। विथ सॉफ्ट इनलैंड मरमर, ऐसा लग रहा है जैसे उनमें कुछ मरमरिंग सी हो रही है, उनमें कुछ आवाज़ें सी सुनाई पड़ रही हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को ही इज टेलिंग दैट ही इज जस्ट लिसनिंग द मरमरिंग साउंड ऑफ दीज वेव्स, दीज वाटर्स। Students, I have told you that William Wordsworth is a man of high imagination. वो कल्पना करता है कि जैसे कोई धीरे धीरे मधुर मधुर आवाज़ों में कोई कुछ कह रहा है। इन पहाड़ियों से झरते हुए झरनों से जो जल गिर रहा है, उसमें मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ 5 वर्ष के अंतराल की चर्चा करता है कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर 5 years अर्लियर एंड व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच ही हैज राइट नाउ अबाउट द नेचर। आज प्रकृति के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपने बारे में स्वयं सोचें, अगर आप लोग स्वयं अपना उदाहरण लें, तो स्टूडेंट्स उम्र बढ़ने के साथ चीज़ों के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगते हैं, सोच बदलने लगती है। जैसे आप लोग स्वयं अपने बारे में सोचिए कि जब आप लोग शायद 8 साल 9 साल के रहे होंगे और कभी बाजार जाने का अवसर मिल जाए, मेला जाने का अवसर मिल जाए, तो अगर आप लोग गुब्बारा देखते थे तो बड़े खुश हो जाते थे। ऐसा लगता था दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ हमको देखने के लिए मिल गई। वहीं पे कोई बहुत कीमती चीज़ रखी हुई हो, लेकिन आपको तो गुब्बारा ही अच्छा लगता है ना। Means that balloon is very beautiful for you. Especially this is the approach what you have about anything. चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण है, वस्तु वही है, लेकिन आज 5 वर्ष
आज जबकि आप लोगों की उम्र 22 साल 23 साल है, इस वक्त अगर आप बाजार जाते हैं या रोज ही पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मान लीजिए आप लोग गुब्बारा देखते हैं तो क्या उसी भाव से उत्साहित होकर के उसकी ओर झपट पड़ते हैं कि नहीं नहीं मुझको गुब्बारा चाहिए ही चाहिए? शायद नहीं। अब आप सोचिए कि चेंज क्या हुआ, क्या उस गुब्बारे में चेंज आया है? द बलून इज सेम। जो बलून उस टाइम था वही बलून आज भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बट योर विजन हैज बीन चेंज्ड। आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ चुका है। आप अपने बचपन में कभी जब मेढक देख लेते थे, जैसे मेरा छोटा सा बेटा है, तो बारिश का सीजन है, अगर वो मेढक देख लेता है तो सारा काम छोड़ के उसी को देखने लगता है। जहां तक दिखाई पड़ता है दूसरों को भी दिखाता है, देखिए फ्रॉग, वो उछलता है तो वो भी उछलता है। लेकिन मैं सोचता हूं कि जब मैं इतना बड़ा रहा हूँगा तो शायद मुझे भी ये तितलियाँ, ये मेढक, ये फूल, ये भंवरे, ये चिड़िया, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करते रहे होंगे मेरे लिए। लेकिन आज मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इन चीज़ों को देखूं। मेरे ख्याल से ऐसी ही कंडीशंस आप लोगों के साथ भी होंगी। टाइम बदलने के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। तो जो दृष्टिकोण विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रकृति के प्रति उस वक्त था वो शायद आज नहीं है। उस वक्त विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए केवल एक इंजॉय थी नेचर, केवल एक वस्तु के रूप में प्रकृति को देख रहा था। लेकिन आज विलियम वर्ड्सवर्थ इज वॉचिंग द नेचर from different perspective, from different vision. His vision about nature is no more as earlier 5 years before. शायद अब वो 5 वर्ष पहले जैसा दृष्टिकोण विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं बचा हुआ है। आज वो प्रकृति को ज्यादा गंभीर तरीके से देख पा रहा है। शायद 5 वर्ष पहले उसके लिए जो फूल खिले हुए होंगे, जो पेड़ होंगे, जो झरने होंगे, वो केवल एक इंटरटेनमेंट का मीडियम मात्र हो सकता है रहा हो। लेकिन आज today the objects of nature has been the inspiration for William Wordsworth, the food for his soul. And today he is watching an spiritual beauty in nature. आज के 5 साल पहले वो प्रकृति के भौतिक सौंदर्य को देख रहा था, उसके आउटर स्ट्रक्चर को देख रहा था। But my dear students, William Wordsworth is watching now a mystic beauty, a divine beauty in nature, the beauty which is the beauty of heart, which is the divine beauty. आज विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति में दिव्य सौंदर्य को देख रहा है, ईश्वरत्व की उपस्थिति को देख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग वंस अगेन डू आई बिहोल्ड। टेक्स्ट पे आए स्टूडेंट्स, टेक्स्ट देखिए, लाइंस। वंस अगेन डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप्स एंड लॉफ्टी क्लिप्स। ही इज टेलिंग, एक बार फिर से he is very much surprised
ही इज इन एस्टोनिशमेंट, आश्चर्यचकित है कि एक बार मैं फिर से उन्हीं स्टीप्स को देख पा रहा हूं। किसको देख पा रहा हूं स्टूडेंट्स? उन्हीं स्टीप्स को मैं देख पा रहा हूं। स्टीप्स मीन्स स्लोप, ढाल। जैसे पहाड़ियों पे ढाल होती है, थोड़ा सा ढालू होता है, स्लोप बना होता है। तो कहता है कि एक बार मैं उन्हीं ढालों को देख रहा हूं। क्लिप्स माने छोटी छोटी पहाड़ियां। ही इज सरप्राइज्ड कि क्या मैं फिर से उन्हीं छोटे छोटे पहाड़ियों को, उन्हीं ढलानों को देख रहा हूं जिनको कभी 5 साल पहले मैंने देखा था। ही इज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू वॉच अगेन दीज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड टू बी इन द लैप ऑफ नेचर। प्रकृति की गोद में रह करके वो फिर से अपने आप को बड़ा खुशनसीब महसूस कर रहा है। कहता है कि आज मुझे फिर से अवसर मिला है। वंस वी आर अगेन वॉचिंग दोज माउंटेन्स, दोज स्लोप्स, दोज स्टीप्स एंड लॉफ्टी क्लिप्स, एंड वी आर watching it from different angle right now. That one a wild secluded scene impress. That one a wild secluded scene. That on a wild secluded scene. Wild means forest and secluded means loneliness. इन जंगलों के एकांतवास में, इन जंगलों के तन्हाई में, जहाँ कोई और नहीं, दूर दूर तक फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, झील हैं, झरने हैं, पेड़ हैं, घाटियाँ हैं। ही इज टेलिंग दैट ऑन ए वाइल्ड सेक्लूडेड सीन, इन जंगल के एकांत दृश्यों में, इन जंगल के सन्नाटों में, इम्प्रेस थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन, मेरे अंदर और भी एकांत होने का भाव भर रहे हैं, मेरे अंदर और भी एक सन्नाटे को भर दे रहे हैं। वॉट द पीसफुल एटमॉस्फियर in this wild forest outside I am just watching, it seems that it is just coming in our heart. ये जो दूर दूर तक फैले हुए सन्नाटे हैं जंगलों की, जो अकेलापन है, जो शांति चारों ओर बिखरी हुई है, यही शांति और सन्नाटा मेरे अंतःकरण में और भी गहरा होता जा रहा है और भी गहरे विचारों को जन्म दे रहा है। और ऐसा लगता है स्टूडेंट्स, एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विथ द क्वाइट ऑफ द स्काई, एंड इट सीम्स दैट दिस solitariness, this peaceful atmosphere of this place, Tintern Abbey, it seems that the landscape and connect the landscape with the quiet of the sky. ऐसा लग रहा है जैसे ये शांति, ये दूर दूर तक फैले हुई शांति और खामोशी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये एकांत का शांत और समृद्ध जो वातावरण है, ये लैंडस्केप को माने धरती को, स्काई माने आकाश, वो शांत आकाश से इस धरती को मिला दे रहा है। कनेक्ट मीन्स जोड़ दे रहा है द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई। ऐसा लग रहा है जैसे शांत आकाश आज इस धरती से जुड़ गया है, इस धरती से उस अंबर तक चारों ओर एक खामोशी है, एक एकांत, एक शांत वातावरण फैला हुआ है। स्टूडेंट्स, एंड डे इज कम, वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग कि द डे व्हाट वाज वेटेड बाय मी,
for the day I was waiting from a long long time. लंबे समय से जिस दिन का इंतजार था मुझे, जब मैं 5 वर्ष पहले टिंटन एबी गया था, तो फ्रॉम दैट डे आई वॉज वेटिंग कि वैन विल आई अगेन रीच, हम दोबारा कब वहाँ पहुँचेंगे, दोबारा उस प्रकृति की गोद में हमें मन को शांत कर देने वाली जो प्रसन्नता है वो कब दोबारा प्राप्त होगी. When I will get the relax, repose, consolation and solaceness in the lap of nature. हमें प्रकृति की गोद में दोबारा फिर से उस परम आनंद की प्राप्ति कब होगी. I was waiting and our waiting is no more now. The day is come when I again repose here. And Wordsworth is lying on the ground. वर्ड्सवर्थ जमीन पर फ्लैट लेटा हुआ है, आसमान की ओर सर करके कहता है कि वो दिन आ गया. The day is come when I again repose here. कि again I am getting relaxed, totally console hurt. A kind of peace is there in our heart. We are taking relax, repose, rest. We are very much in rest here again. The day what was awaited, जिस दिन का मुझे इंतजार था वो आ गया. The day is come when I again repose here. मैं फिर से प्रकृति की गोद में आ गया. Repose means relax, rest. फिर से आराम मुझे मेरी अंतरात्मा को काफ़ी विश्राम मिल रहा है, काफ़ी आराम मिल रहा है, काफ़ी शांति का अनुभव मेरी आत्मा कर रही है. The day is come when I again repose here under this dark sycamore. Students, sycamore is a tree there in टिंटन एबी. टिंटन एबी नामक स्थान पर साइकामोर एक वृक्ष है. जैसे अपने यहाँ बड़े विशाल वृक्ष होते हैं, वैसे हो टिंटन एबी नामक जो मठ है वहाँ पर साइकामोर के बड़े जंगल हैं, बड़े वृक्ष हैं. तो कहता है कि एक बार फिर से आज मैं उस डार्क साइकामोर के, अंडर दिस डार्क साइकामोर, इस विशाल साइकामोर वृक्ष के नीचे आज मैं 5 वर्ष बाद पुनः विश्राम कर रहा हूँ. वी आर रिलैक्स एंड व्यू दोज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड. और न केवल मैं यहाँ विश्राम कर रहा हूँ, बल्कि यहीं लेटे लेटे, यहीं पर पड़े पड़े मैं उन स्थानों को देख रहा हूँ जो छोटे छोटे मैदानों के रूप में है. प्लॉट्स, प्लॉट मीन्स मैदान, एंड कॉटेज ग्राउंड, और छोटे छोटे जो जमीन पर कोठरी जैसे बने हुए हैं, कुटी जैसे बने हुए हैं, कुटीर जैसे बने हुए हैं, जिन स्थानों पर थोड़ा सा मैदान है, थोड़ा सा बराबर है, तो उन स्थानों पर छोटे छोटे जैसे कुटी जैसे बने हुए हैं, छोटे छोटे आश्रम जैसे छोटे छोटे स्थले के कमरे छान के बनाए हुए छोटे छोटे बने हुए हैं. कहता है मैं उनको फिर से देख रहा हूँ, और न केवल देख रहा हूँ बल्कि दीज ऑर्चर्ड टप्स, ऑर्चर्ड मीन्स फलों के बगीचे, न केवल इन छोटे छोटे समतल स्थलों पर छोटे छोटे कमरों को देख रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर जो ऑर्चर्ड टप्स हैं. व्हाट इज देयर? ऑर्चर्ड टप्स. ऑर्चर्ड मीन्स जो फलों के बगीचों में फलों के वृक्ष हैं, उनके समूहों को देख रहा हूँ. ऑर्चर्ड टप्स विच एट दिस सीजन विद दियर अनराइप फ्रूट्स. वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग कि जो ये फलों के बगीचे हैं यहाँ पर, मैं जानता हूँ कि विच एट दिस सीजन, जिस सीजन में मैं यहाँ आया हूँ जुलाई के महीने में, विथ दियर अनरिप फ्रूट्स, इनके फल अभी पके हुए नहीं होते हैं इस सीजन में. आई नो
वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग दैट आई नो कि इन दिस सीजन दीज ट्रीज आर लैडन विथ फ्रूट्स, फलों से लदे होते हैं, लेकिन वो फल अनरिप, अनरिप मीन्स पके हुए नहीं होते हैं, अर्थात कच्चे फलों से लदे हुए इस सीजन में इन फलदार वृक्षों को देख पा रहा हूं। फ्रूट्स आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू, और वो फल छुप गए हैं। दे आर, ऐसा लग रहा है जैसे दे आर क्लैड, क्लैड मीन्स वोर क्लोथ, ऐसा लग रहा है जैसे उन लोगों ने कपड़े पहन लिए हैं इन वन ग्रीन ह्यू, हरे रंग के कपड़े पहन लिए हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एंड लॉस्ट देमसेल्फ, और अपने आप को खो दिए हैं, फल दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं पेड़ों में। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ समझना चाहिए, जैसे अभी जो पेड़ होते हैं, जैसे आम का पेड़ है, तो आम की पत्तियां भी ग्रीन कलर की होती हैं, और जब आम कच्चा होता है, पका हुआ नहीं होता है, तो वह भी ग्रीन कलर का होता है। तो ऐसा लगता है कि वो सब उन्हीं पेड़ों में छुप गए हैं, पेड़ की पत्तियां भी ग्रीन कलर की और फल भी ग्रीन कलर का। तो इट सीम्स दैट दे हैव लॉस्ट दियर सेल्फ एज दे वोर सम क्लोथ, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कपड़े पहन लिए हों, या अपने आप को पर्दों में उन्होंने छुपा लिया हो। स्टूडेंट्स, वर्ड्सवर्थ, मैंने आप लोगों से बताया था कि वर्ड्सवर्थ की जो क्रिएशंस है फुल ऑफ इमेजिनेशन, ऐसा लग रहा है इन कच्चे फलों ने कपड़े पहन लिए हैं और अपने आप को छुपा लिया है उन घूंघटों में। आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू एंड लॉस्ट देमसेल्व्स एमंग द वुड्स, और ऐसा लग रहा है कि दे हैव जस्ट लॉस्ट दियर सेल्फ इन द वुड्स एंड कॉप्स, और ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने, उन फलों ने, उन पेड़ों ने अपने आप को जंगलों में और पत्तियों में अपने आप को छुपा लिया है। नॉर डिस्टर्ब द वाइल्ड लैंडस्केप एंड नो वन इज हियर टू जस्ट डिस्टर्ब। वेरी नाइस लाइन्स डियर स्टूडेंट्स। आपका कभी स्वयं का मन अशांत हो, किसी विषय को लेकर के आपके मन में तनाव हो जाए, परेशान हो जाएं, अशांति का अनुभव करने लगें, तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के लिए आप अपने बाग में चले जाइए, पेड़ों के नीचे अकेले शांत बैठ जाइए, जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। वहां से तितलियों को देखिए, वहां से उन चिड़ियों को देखिए जो इस डाल से उस डाल चहक रही हैं, उन फूलों को देखिए, उन पत्तियों को देखिए, उन चलती हुई हवाओं को देखिए। डेफिनेटली दिस विल बी द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल काइंड ऑफ टेंशंस, फ्रस्ट्रेशंस, डिस्टर्बेंस। स्टूडेंट्स, शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा है अपने आप को शांत एकांत प्रकृति की गोद में छोड़ देना। शायद आपके अंतःकरण को पर्याप्त शांति मिल जाएगी। आप लोगों ने तमाम सारी मूवीज़ में देखा होगा, पता लगा हीरोइन है या हीरो है, वो जो मानसिक रूप से असंतुलन की स्थिति में चला जाता है, डॉक्टर उसे कहते हैं कि इसे कहीं आप थोड़ा सा पहाड़ियों की तरफ लेके चले जाइए, थोड़ा सा घूमने कहीं निकल जाइए, प्रकृति की गोद में निकल जाइए, तो इसका मन बहल जाएगा, शायद तब इसकी स्थिति और भी सही हो सके। तो वर्ड्सवर्थ कहता है कि वी आर हियर इन द लैप ऑफ नेचर, टोटली रिलैक्स, टोटली कंसोल्ड इन आवर हर्ट, नॉर डिस्टर्ब द वाइल्ड लैंडस्केप, एंड हियर देयर इज नो डिस्टर्बेंस ऑल अराउंड। यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। चारों ओर सुदूर तक फैला हुआ ये लैंडस्केप, दूर दूर तक फैले हुए मैदान, दूर दूर तक दिख रही ये घाटियाँ, ये झील, ये झरने, चारों ओर। एंड ही इज टेलिंग वंस अगेन आई सी दीज हेजरियोज। ओके स्टूडेंट्स, हेजरियोज कहता है कि एक बार फिर से मैं हेजरोज देख रहा हूँ। हेजरोज स्टूडेंट, जैसे आप लोग कॉलेज में जब आए होंगे तो ऐसे
झाड़ टाइप का होता है जो फेंसिंग करने के काम आता है, दीवार जैसा उसकी कटिंग करते करते वो आप लोग देखे होंगे। जैसे ये अपना जो ग्राउंड है कॉलेज का, जिसमें देखिए चारों ओर एक झाड़ लगी हुई है और उसकी उसी की फेंस बन जाती है दीवार जैसी, तो उसी को हेज कहते हैं। जो फेंस बनाने के, दीवार बनाने के काम आती है, उसकी समय समय पे कटाई करके उसको बढ़िया शेप दिए रहते हैं, तो वही उसी को कहा जाता है हेज रोज। तो कहता वंस अगेन आई सी these hedgerows hardly head grows. He is telling that these are the hedgerows, but hardly hedgerows. लेकिन इतने शेप में है ये, ऐसा लग रहा है जैसे इसने दीवारें बना दी हों। एंड हार्डली हेडरोज, बड़ी मुश्किल से लगता है कि ये कोई झाड़ी है। ऐसा लगता है जैसे ये विधिवत किसी ने दीवारें बनाई हों यहाँ पर इसकी सुरक्षा के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक। इसको एक बार दोहराइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द एक्सप्लेनेशन, एंड यू शुड just prepare it and just make it a practice after my lecture. And I would like to just stop here. Okay dear students, so tomorrow again we will visit here again. Thank you very much dear students, thanks a lot.